अरे अम्मा, अब आप न होती तो पता नहीं हम लोगों की सर्दी कैसे कटती। आप हर साल अपने हाथों से गर्म स्वेटर देती हो, लेकिन अब क्या किया जाए, अब तो आप बूढ़ी जो हो गई हो। हाँ बेटा, जब तक मेरे हाथों में जान थी तब तक मैं तुम्हारे लिए स्वेटर बनाती रही, मगर अब शरीर गवाही नहीं दे रही। इस बार तो ठंड बहुत जोर का है, अब हालत खराब हो रही है। अब तो मेरे पास कोई गरम कपड़ा नहीं बचा। अब तुम गांव वाले ही मेरी देखभाल करोगे। अरे क्या करूं हेमकुंती दादी, गरीबी ने इतना तंग कर दिया है कि मैं अपने बच्चे और पत्नी के लिए भी गर्म कपड़ा नहीं ले पा रहा हूँ। और ये हाड़ कपा देने वाली ठंड, ओफ ओफ ओ, हम गरीबों पे मुसीबत जैसा मौसम होता है। समय बीतता है। हिमकुंती दादी का ठंड के कारण हाथ और पैर अब काम नहीं करते। इतनी तेज सर्दी कि हवा से उनकी तबीयत और खराब हो रही थी, और अब उनके पास ना ही लकड़ी बची, ना ही पहनने के लिए गर्म कपड़े। अब मैं क्या करूं? मेरा शरीर जवाब दे रहा है। इस बार ठंड भी बहुत ज्यादा है। अब मुझे गांव वालों से मदद मांगनी पड़ेगी। शायद गांव वाले मेरी थोड़ी मदद कर दे। बूढ़ी दादी इतनी ठंड में कांपते हुए एक गांव वाले से मदद मांगने जाती हैं। बेटा, मुझे कुछ गरम कपड़े दे दे। अब मेरे हाथ काम नहीं करते, मेरी मदद कर दे बेटा। अरे अम्मा, मैं मदद करता, पर मुझे खुद अपने परिवार के लिए कपड़े खरीदने पड़ते हैं। अब मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। माफ कर दो अम्मा, ठंड ने इतना परेशान किया है कि अब कहीं काम भी नहीं मिलता, सारे काम ठप पड़ गए हैं। ऐसे में मैं तुम्हें कपड़े दे दूंगा तो मेरे घर वाले क्या पहनेंगे? वैसे ही मेरे परिवार में किसी के पास गर्म कपड़े नहीं हैं। वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। बूढ़ी दादी दुखी मन से सोचती है, ये तो मेरी मदद नहीं करेगा। अब मुझे मुखिया के पास जाना होगा। उसे हर साल सबसे ज्यादा स्वेटर दिए हैं, वो मेरी मदद जरूर करेगा। फिर बुढ़िया बेचारी इतनी जोर की ठंड में कांपते हुए मुखिया के घर जाती है। मुखिया जी, मेरी कुछ मदद कर दो, बहुत ठंड लग रही है। बेटा, मेरा हाथ पैर अब साथ नहीं दे रहा, बहुत ठंड लग रही है। कुछ कपड़े और कुछ खाना मुझे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अम्मा, मैं गांव के जवानों के लिए व्यवस्था कर रहा हूँ, तुम जैसे बूढ़ों को स्वेटर देकर क्या फायदा? वैसे भी अब तुम मरने वाली हो, क्या करोगी अब जीकर? मुखिया, तुम तो गांव के नेता हो। बूढ़ों से लेकर बच्चों तक सबकी देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हिमकुंती वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। और हिमकुंती कई घरों में जाती है, पर कोई मदद नहीं करता। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। ठंड और भूख से वो कमजोर होकर, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? भूख भी लगी है, बहुत ठंड भी लग रही है। जिन लोगों को मैंने अपना बच्चा समझा, उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। ये लोग कितने खुदगर्ज हैं। हिमकुंती दादी रोते हुए घने जंगल में चली जाती है। और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। चारों तरफ कोहरा और ठंडी हवा शरीर को जमा रही थी।
हे ऊपर वाले, इस बुढ़िया की कोई नहीं सुनने वाला है। मैंने इन्हें अपना बच्चा समझा, पर किसी ने मुझे इंसान भी नहीं समझा। मैं इन गांव वालों को श्राप देती हूँ कि जिस तरह मैं ठंड और भूख से तड़प रही हूँ, ये सब भी इसी तरह तड़पेंगे। जब तक पश्चाताप नहीं करेंगे, तब तक ठंड इतनी पड़ेगी कि सभी का जीना मुश्किल हो जाएगा और कभी भी धूप नहीं निकलेगी। ठंड इतनी थी कि शरीर बर्फ जैसा जमने लगा था और हेमकुंती दादी वहीं तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देती है। अगली सुबह गांव में तेज बर्फीली हवा चलती है और सभी लोग डर जाते हैं। अब गांव के लोगों का जीवन और भी मुश्किल में पड़ गया था। अरे क्या हो गया हंसू भाई, इतना बर्फीला तूफान एक साथ कैसे आ गया? अरे लगता है कुछ अनहोनी होने वाली है। लगता है इस बार सर्दी ने जोर की दस्तक दी है। हमें और मेहनत करनी होगी और लकड़ी जुटानी पड़ेगी, नहीं तो हमारे बच्चे ठंड से मर जाएंगे। तुम सब चिंता मत करो, इस बार मैं गांव में सबको गर्म कपड़े दूंगा, किसी को ठंड नहीं लगेगी, ये मेरा वचन है। हाँ मुखिया जी, अब आप ही कुछ करेंगे, अब आप पर ही हमारी सारी उम्मीद है। फिर ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और ठंड लगातार बढ़ती जाती है। अचानक गांव के सभी खेतों पर बहुत मोटी मोटी बर्फ की चादर जम जाती है। अरे ये क्या हो गया, मेरे सारे फसल पर इतने मोटे मोटे बर्फ के चादर पड़ गए, मेरी तो सारी फसल ही बर्बाद हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपने बीवी बच्चे को कैसे और कहां से खिलाऊंगा? अरे कुछ तो रहम कर ऊपर वाले। अरे रामचरण चाचा, मेरा भी सारा फसल बर्बाद हो गया। इस बर्फीले तूफान ने तो हम सबको सड़क पर ला दिया है। ये ठंड भी इतनी है कि अंदर से हड्डी तक कपा देती है। अब क्या होने वाला है हमारे गांव में? पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। ठंड से सभी परेशान हो गए थे। अरे लगता है जरूर कोई कहर बरसा रहा है हमारे गांव पर। इतने वर्षों में कभी मैंने ऐसी ठंड नहीं देखी जैसी ठंड इस बार हो रही है। तुम लोग सच कह रहे हो, मुझे भी अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने गांव को कैसे बचाऊं। अरे मैं भी थक गया हूँ, मेरी भी फसल बर्बाद हो गई है। और पता नहीं, जब आग जलाते हैं तो आग भी ठंडी पड़ जाती है, वो भी जलने का नाम नहीं लेती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और गांव की मुसीबत बढ़ती जाती है। वहीं रघु नाम का एक लकड़हारा अपनी झोपड़ी में बैठकर रो रहा होता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये ठंड बढ़ती जा रही है और मेरे बेटे की तबीयत भी खराब होती जा रही है। ऐसे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और तो और इतनी ठंड में हमारे पास एक भी गर्म कपड़ा भी नहीं है। आपको कुछ करना होगा जी, हमारा बेटा ठंड से कांप रहा है और हमारे पास ढंग के गर्म कपड़े भी नहीं है। ये ठंडी तो बहुत बढ़ती जा रही है और ये चादर जो हमारे बच्चे पर है, इसमें तो 100 छेद है। पूरी हवा मेरे बच्चे के शरीर में लग रही है। आप किसी से एक चादर मांग कर लाइए ना, नहीं तो इसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। मैं गांव वालों से कुछ मदद मांग कर देखता हूँ, तब तक तुम इसका ख्याल रखो। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। हवा इतनी सर्द थी कि हर सांस जैसे बर्फ बनकर गले में अटक रही थी। रघु कांपते हुए बाहर निकला। चारों तरफ कोहरा फैला था, पेड़ों पर ओस जमी हुई थी। थोड़ी दूरी पर जोखन अलाव के पास बैठा हाथ सेक रहा था। रघु कांपते हुए उसकी ओर बढ़ा। भाई साहब, एक चादर या स्वेटर कुछ भी दे दो। मेरे बच्चे को बुखार है और वो ठंड से कांप रहा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है उसे ढकने के लिए। अरे रघु, तू पागल हो गया है क्या? देख जरा चारों ओर, पूरा गांव बर्फ की चादर में दबा पड़ा है। अरे हम खुद ठंड से कांप रहे हैं और तू मुझसे गर्म कपड़े मांगने आया है। जा 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 यहाँ से, नहीं तो ठंड के साथ तेरी बातों से भी जान निकल जाएगी। आपके पास फटे पुराने जो भी कपड़े हो वही दे दो। मुझे नया कपड़ा मत दीजिए, फटे पुराने ही दे दो। कम से कम मेरे बच्चे का देह तो ढक जाएगा। रघु, मुझे अपने बच्चों की जिंदगी देखनी है, तुम्हारी नहीं। अरे हम खुद ठंड से मर रहे हैं, अब तू यहाँ कपड़ों की आस मत रख। चल जा जा यहाँ से। रघु कांपते हुए दूसरे दरवाजे पर जाता है।
पर वहां से भी उसे मदद नहीं मिलती है। ऐसे ही कई जगह जाता है, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। फिर थक हार कर वो घर लौट आता है। देखिए जी, हमारे बेटे का होंठ नीला पड़ रहा है, अब हम क्या करें? ये तो मर जाएगा। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी लकड़ी काट कर लाता हूँ, जिससे कम से कम आग जलने के बाद मेरे बेटे को ठंड तो थोड़ा कम लगेगा। रघु कुल्हाड़ी लेकर इतनी ठंड में भी गांव से निकल पड़ता है और जंगल में जाता है।